मैं मनीता JBAB पाकरटाड़ सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के छात्राओं के लिए विषय इतिहास चैप्टर 2 से भारत में राष्ट्रवाद भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा की ओर ले जाने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम साइमन कमीशन और नमक यात्रा के बारे में जानेंगे। अंत में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्थान नहीं हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशकों की आखिरी सालों में भारतीय राजनीति के रूपरेखा एक बार फिर बदल डाली। इसका पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 के कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को उपज बेचना और लगान चुकाना मुश्किल हो गया। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। दूसरा कारण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित की गई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। नमक यात्रा। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एवं शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से
सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था, यानी कि चेतावनी दी गई थी कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बों में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। आगे है, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। 1930 में महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महीने भर बाद सब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिए तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिकाओं, भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिए गए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। सारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। तो दोस्तों,
इसी के साथ इस पाठ का तीसरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा की ओर ले जाने वाले कारक के बारे में पढ़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया और सामूहिक अपनेपन का भाव के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।